तकरीबन 6 करोड़ साल पहले जब हिमालय का निर्माण शुरू हुआ तो उसे 5.5 करोड़ से ज्यादा वक्त तो अपने को कुछ हद तक स्थिर करने में ही लग गए। हिमालय की ये उथल पुथल तब तक उसे बेचैन किए रही जब तक हिमालय में पहल वनस्पति उगना शुरू नहीं हो गई। आज से लगभग 15 लाख साल पहले, जिसे प्लेस्टोसीन युग भी कहते हैं, तब हिमालय में पहली बार वनों का विकास होना शुरू हुआ। उसके बाद से ही यहाँ पर पहल जीवन के पदचिन्ह दिखने शुरू हुए। हालांकि ताजा उग रहे वन, जंगली कंदमूल और फूलों को अभी इंसान देखने में लाखों साल लगने वाले थे। आसान भाषा में इसे कहें तो अभी तक यहाँ पर इंसानों की पहुंच नहीं हो पाई थी। तो सवाल उठता है कि आखिर हिमालय में सबसे पहले इंसान कब पहुंचा और इसके क्या कारण थे कि वो यहाँ पहुंचा भी और उसने इतनी दुर्गम बीहड़ों और दुश्वारियों को जीत भी लिया। कुछ देर के लिए अगर तमाम इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं के आपसी मतभेदों को किनारे रख दें तो भी हिमालय, खासकर उत्तराखंड में इंसानी पदचिन्ह ये ही कोई 10,000 साल से पहले के नहीं होंगे। हालांकि एक बात पर सभी विशेषज्ञ एक मत हैं कि ऐसा तब ही संभव हो पाया जब उच्च हिमालय क्षेत्र में पूरा पाषाण युग में देवदार इंसानी जीवन को सुगम बनाने के लिए मौजूद था। इसी देवदार की छाल से कभी उसने पूरा पाषाण युग में अपने को ढका तो मध्य पाषाण युग में उसकी सूखी लकड़ियों को जलाकर उसने हिमालय सर्द बर्फीली हवाओं से अपने शरीर को महफूज रखा। इसी तरह नव पाषाण युग में उसने इसके औषधीय गुण को पहचाना। हिंदू समाज में जितनी इज्जत गाय को दी गई है, शायद उससे भी ज्यादा सम्मान उच्च हिमालय क्षेत्रों में देवदार और भोजपत्र के पेड़ों को मिलती है। यही कारण है कि जब नाम रखने की बारी आई तो यहाँ के लोक आख्यानों में उसे देवताओं के बराबर सम्मान दिया गया और उसे देवताओं का निवास कहा गया, लिहाजा देवदार नाम पड़ा। देवदार के इसी पर्यावरणीय गुणों के कारण न केवल उसे हिमालय में देवताओं सा सम्मान मिला, बल्कि नेपाल से उत्तराखंड, हिमाचल से कश्मीर और वहां से हिंदू कुश की पहाड़ियों से अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान के पामीर के पठारों में उसे अर्ज अल रब कहा जाता रहा। अर्ज अल रब का मतलब ईश्वर को समर्पित पेड़ होता है। यही कारण है कि पूरे हिमालय के लोक समाज में कभी देवदार को काटा नहीं जाता था। वरिष्ठ इतिहासकार और हिमालय में कई शोधपरक किताब लिखने वाले प्रोफेसर शेखर पाठक बताते हैं कि देवदार एक ऐसा वृक्ष है जो हिमालय में एल्पाइन लाइन के नीचे तक पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी की वजह से ही इंसानों ने इसे इतना सम्मान नहीं दिया। सम्मान देने के कई बड़े कारण भी हैं। मसलन इसके जंगलों ने हिमालय की उत्पत्ति के बाद उस प्रक्रिया में सबसे अहम किरदार निभाया जिससे हिमालय मजबूत हुआ। देवदार का जंगल काफी घना होता है। वहीं इसकी खूबी ये भी है कि इसके नीचे बांज जैसे घने पेड़ तो जूनिपर जैसी घनी झाड़ियां भी होती हैं। ये पूरा सिस्टम जमीन को इस कदर जकड़ लेती है कि कितना भी पानी बरस जाए या बादल फट जाए, भूधसाव नहीं होता। इसलिए ही धार्मिक ग्रंथों में इन मिश्रित जंगलों को शिव भगवान की जटा भी कहा जाता है, जो गंगा के रौद्र रूप तक को बांध लेती है। प्रोफेसर पाठक कहते हैं कि अगर हिमालय में देवदार नहीं होगा तो फिर हिमालय उसी स्थिति में चला जाएगा जैसे वो पहले निर्जन, कठोर और अस्थिर था। तो सवाल उठता है कि जिस हिमालय या खासकर उत्तराखंड में देवदार को काटने पर पाप लगने जैसा डर लोक आख्यानों और जनश्रुतियों में मौजूद थे, उसी उत्तराखंड में सबसे पहले ट्रांस हिमालय में मौजूद देवदार पर बेरहमी से कुल्हाड़ी किसने चलाई? इस सवाल के जवाब के लिए हमें उत्तरकाशी के सीमांत उसी धराली गांव में जाना होगा जहां कई शव विनाशकारी जल प्रलय के कारण इस समय मलबे में दबे पड़े हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस आपदा को रोका जा सकता था अगर 19वीं सदी से अब तक लाखों देवदार के पेड़ बेरहमी से न काट दिए गए होते। और इस पेड़ कटान का सबसे बड़ा किरदार है फ्रेडरिक ई विल्सन। वही फ्रेडरिक विल्सन जो उत्तराखंड के इतिहास में पहाड़ी हुल्सन नाम से कुख्यात है। 1830 में इंडो अफगान युद्ध से भागा एक अंग्रेज सिपाही फ्रेडरिक विल्सन किसी तरह लुक छुप कर हर्षिल पहुंचता है। आज के वक्त में तो हर्षिल उत्तरकाशी जिले का एक सुदूर सीमांत गांव है, लेकिन उस वक्त ये टिहरी गढ़वाल रियासत का हिस्सा हुआ करता था। विल्सन ने टिहरी के राजा को प्रभावित कर उनसे हर्षिल में
पेड़ कटान का ठेका हासिल कर लिया। ये ही वो दौर भी था जब अंग्रेज हुकूमत भारत में रेल लाइन बिछा रही थी और उसे टिम्बर की जरूरत थी। इसका सीधा फायदा विल्सन ने उठाया और भिलंगना नदी के जरिए टिम्बर बहकर ऋषिकेश तक आने लगे। गढ़वाल गजेटियरों में दिए गए संभावित आंकड़ों के अनुसार विल्सन ने इस दौरान जंगल के जंगल साफ कर दिए। उसने उस दौर में करोड़ों रुपए कमाए और हर्षिल का ही लोकल राजा बन बैठा। उसने अपने नाम के सिक्के भी जारी कर दिए। बताया जाता है कि उसने इस दौरान 1.5 लाख से ज्यादा पेड़ काट डाले, जिसमें मुख्य रूप से धराली, हर्षिल, सुक्खी, झाला, मुखवा, गंगोत्री और लंका के जंगल साफ हो गए। उसने लगभग कुछ 600 एकड़ से ज्यादा के जंगल काट डाले। धराली गांव में जिस खीर नदी में आपदा टूटी, कभी उस नाले पर देवदार का जंगल हुआ करता था। विल्सन के काटे देवदार के जंगलों में ही अब पूरे हर्षिल बेल्ट में सेब के बगीचे हैं। विल्सन ने उत्तराखंड में सबसे पहले सेब के बगीचे भी लगाए। 20वीं सदी आते आते विल्सन तो मर गया, लेकिन उसके इस मुनाफे की गंध यहाँ के कई लोगों को लग गई, जिसमें सबसे प्रमुख था उत्तराखंड में सुदूर पूर्व पिथौरागढ़ का दान सिंह मालदार। दान सिंह बिष्ट ने विल्सन को भी पीछे छोड़कर हजारों एकड़ देवदार के जंगल पूरे कुमाऊं में गायब कर दिए। उसने कितने जंगल काटे होंगे, उसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा नैनीताल और हल्द्वानी कभी उसकी अपनी निजी संपत्ति हुआ करती थी। कुछ साल पहले हल्द्वानी में जिस वनभूलपुरा में सरकार रेलवे की जमीन कब्जाए हजारों लोगों को उजाड़ने की कवायद कर रही थी, उन सब के पास जो जमीन की रजिस्ट्री है वो आज भी दान सिंह मालदार के नाम पर दर्ज है। इतना ही नहीं, चौहान फाटा का नाम काठगोदाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि वहां दान सिंह मालदार ने पूरे कुमाऊं से आने वाली लकड़ियों का गोदाम बनाया था। देवदार की लकड़ी ने दान सिंह बिष्ट को इतिहास में दान सिंह मालदार के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। कालांतर में उनके लकड़ी के डिप्पो सिर्फ काठगोदाम ही नहीं बल्कि लाहौर से वजीराबाद तक पूरी हिमालय पट्टी में दूर दूर तक फैल चुके थे। इनमें जम्मू कश्मीर, असम और बिहार तक के कई इलाके शामिल थे। कुमाऊं के तो लगभग हर क्षेत्र में उसकी निजी संपत्ति थी, जिनमें उसके ऑफिस और मैनेजर या खुद के रहने के लिए विशाल बंगले हुआ करते थे। इस दौर तक दान सिंह का एक ऐसा रसूख हो चुका था कि वो जब भी किसी नीलामी में हिस्सा लेने जाते तो अंग्रेज अधिकारी उनके लिए अलग से सोफा लगाया करते थे। कई ब्रिटिश अधिकारियों से तो उनके आत्मीय संबंध बन चुके थे, जिनमें चर्चित शिकारी जिम कॉर्बेट भी एक थे। वो जब भी किसी आदमखोर बाघ के शिकार के लिए नैनीताल या भाबर क्षेत्र में आते तो उनका रहना दान सिंह मालदार के पास ही होता था। मालदार उस वक्त भी काफी चर्चा में आए जब साल 1945 में उन्होंने मुरादाबाद के राजा गजेंद्र सिंह की जब्त हुई संपत्ति को 2,35,000 रुपए में खरीद लिया था। राजा गजेंद्र सिंह के ऊपर अंग्रेजी सरकार का इतना कर्ज हो चुका था कि उनकी संपत्ति जब्त कर के नीलामी की जा रही थी। बहरहाल ये सभी जंगल काटने की घटनाओं को हम कुछ देर के लिए भूल सकते हैं, यह सोचकर कि ये सभी अपर्यावरणीय घटनाएं तब की हैं जब यहाँ पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और जनता के अंदर भी पर्यावरण को लेकर उतनी चेतना नहीं थी। लेकिन तभी 1973 में 1 दर्जन से ज्यादा ठेकेदार एक बार फिर से ट्रांस हिमालय में मौजूद मलारी गांव पहुंच गए। ये तो गनीमत रही कि वहां पर पहले से गौरा देवी और उनके 7 दर्जनों घसियारी महिलाएं विरोध करने मौजूद थी। लिहाजा मलारी के नपे तुले देवदार के जंगल बच गए और इतिहास में इस घटना को चिपको आंदोलन के रूप में याद रखा गया। ये तो हुआ एक तरह से देवदार की हिमालय में उत्पत्ति और उसका इतिहास। अब बात करते हैं कि वैज्ञानिकों के हवाले से कि अगर देवदार नहीं काटा जाता तो धराली जैसी आपदा का असर कैसे कम किया जा सकता था। वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर MPS बिष्ट अपने शोध पत्र में बताते हैं कि धराली का वो इलाका जहां पर आपदा आई वो सीधे तौर पर ग्लेशियरों से निकलने वाली नदी के बीचों बीच बसा हुआ था। ग्लेशियर से जब पानी निकलता है तो नीचे डाउन स्ट्रीम में वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर जाता है। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए धराली समेत उच्च हिमालय के तमाम इलाकों में सबसे पहले यहाँ पर खेत विकसित किए गए। यहाँ पर सबसे पहले जंगल उगे, बाद में यहाँ पर उन लोगों ने अपने खेत विकसित किए। सड़क पहुंची तो यहाँ पर खेतों के ऊपर ही बाजार और होटल बन गए।
यही कारण है कि धराली का मूल गांव तो महफूज है, लेकिन बाजार और होटल रिजॉर्ट आज दबे हुए हैं। वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर एसपी सती बताते हैं कि उत्तराखंड में अगर ग्लेशियरों से नीचे मौजूद देवदार के जंगल ना काटे गए होते तो आज स्थिति इतनी खराब नहीं होती। अभी भी वक्त है, वहां से गांव को हटा लेना चाहिए और जंगलों को फिर से विकसित कर लेना चाहिए। बहरहाल उच्च हिमालय क्षेत्रों में कथित विकास का सबसे ज्यादा खामियाजा देवदार के जंगलों ने ही भोगा है, वो भी तब जब एक देवदार के पेड़ को पूरी तरह पनपने में 40 साल से ज्यादा का समय लग जाता है। ऐसे में आश्चर्य की बात है कि उत्तराखंड के चक्राता में दुनिया का सबसे पुराना लगभग 500 साल पुराना देवदार का पेड़ मौजूद है, जो शायद किसी की नजर न पड़ने के कारण बच गया हो। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर यानी फेसबुक या यूट्यूब पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ऐसे ही कार्यक्रम देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।